वेलकम टू यूट्यूब चैनल साइंस सरल भाषा में। वीडियो को पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। आज हम वर्ग 12वीं के जीव विज्ञान के अध्याय 3 के मादा जननांगों को पढ़ेंगे। जैसे इसमें पहला वीडियो हमने बनाया था तीसरे चैप्टर से बायोलॉजी के, तो उसमें आपको हमने पढ़ा दिया था मादा जनन तंत्र तक। मादा जनन तंत्र तक यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको बता दिया था हमने। अब इसके बाद से आज के वीडियो में आपको हम बताएंगे युग्मक जनन के बारे में, गैमेटोजेनेसिस के बारे में। ये युग्मक जो जनन करते हैं, युग्मक जो निर्मित होते हैं, उसी को हम युग्मक जनन कहते हैं। यहाँ आप देखोगे जैसे जननांगों में युग्मकों का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। यानी कि कोई भी किसी भी जैसे मानव जनन में नर व मादा दोनों के जनांगों में युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक एक अगुणित सेल है, एन है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी होती है? 23 होती है। क्योंकि मानव में टोटल गुणसूत्रों की संख्या एक सेल में कितनी होती है? 46। और अगुणित सेल होने के कारण एक युग्मक में टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं। युग्मक एक अगुणित सेल है और यह हमेशा द्विगुणित सेल के अर्धसूत्री विभाजन से बनता है। अब यहाँ पे ये तो आपने समझ लिया कि जननांगों में युग्मकों का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। यहाँ देखोगे कि नर युग्मक जो होता है उसको हम बोलते हैं शुक्राणु, और मादा युग्मक जो होता है उसको बोलते हैं हम अंडाणु। ठीक है, नर युग्मक को क्या बोलेंगे? शुक्राणु, और मादा युग्मक को क्या बोलेंगे? अंडाणु। उसके बाद से युग्मकों का जो निर्माण कार्य शुरू होता है वह नर व मादा में भिन्न भिन्न होता है। नर व मादा में क्रमशः जैसे नर में 11 से 13 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाती है। 11 से 13 वर्ष की उम्र में जब नर का किशोर अवस्था आरंभ होता है, ठीक है, किशोरा अवस्था, तो इस अवस्था में, ठीक है, इस अवस्था में युग्मक का निर्माण शुरू हो जाता है। किसका युग्मक? नर का युग्मक। कितने वर्ष में? 11 से 13 वर्ष की वर्ष में। उसके बाद से मादा का जो युग्मक होता है, मादा युग्मक, वह निर्मित होता है मादा के भ्रूणी अवस्था से। यानी कि जन्म के पहले से ही क्या होता है? मादाओं में, जन्म के पहले से ही मादाओं में क्या होने लगता है? युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू होती है? भ्रूणी अवस्था से। जब वह मां के गर्भ में जब युग्मनज के रूप में रहती है, जैसे भ्रूण अवस्था में हो जाती है मादा, तो मादा जब भ्रूण अवस्था में जाती है उसी समय से ये युग्मकों का निर्माण शुरू हो जाता है। युग्मकों का निर्माण, अंडाणु का, और एक प्रक्रिया शुरू होता है। वहां पे अंडाणु नहीं बनता, प्रक्रिया शुरू होता है। और वह प्रक्रिया कहां तक फाइनल होता है? वह प्रक्रिया फिर किशोरा अवस्था तक फाइनल होता है। वह प्रक्रिया कहां तक फाइनल होता है? किशोरा अवस्था तक फाइनल होता है। तब जाके अंडाणु बनता है। क्या बनता है? अंडाणु बनता है। और यह अंडाणु प्रत्येक महीने के 28वें दिन क्या होता है? निर्मोचित होता है। यानी कि आप 28वें दिन कहोगे तो 28वें दिन वैसे में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रक्रिया होता है, लेकिन प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल जब 28वें दिन होता है, 28वें दिन, तो इसके 14वें दिन, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन में पूरा हो गया, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे अगर 2 तारीख को खत्म हो रहा है किसी माह में, तो हमारा अंड निर्मोचन, हमारा अंडोत्सर्ग कब, किस दिनांक को होगा? दिनांक 16 को।
किस दिनांक को? दिनांक 16 को हो जाएगा। यानी कि टोटल अंडा को बनने में, अंडाणु को बनने में और निर्मोचित होने में कितना टाइम लगेगा? 14 दिन। 14 दिन लगेगा, ठीक है, 14 दिन। इस तरह से यह हमारा युग्मक जनन पूरा होता है। युग्मक जनन हमेशा जननांगों में बनता है और नर व मादा में भिन्न भिन्न अवस्थाओं में बनता है। नर में किशोर अवस्था में बनना आरंभ होता है, यानी 11 से 13 वर्ष की उम्र में, जबकि वही मादा में भ्रूणीय अवस्था में बनना शुरू होता है। ओके, अब इसके बाद से अगला हेडिंग हमारा, इसके पहले पढ़े आप युग्मक जनन। युग्मक जनन में आप देखें मादा युग्मक और नर युग्मक। तो मादा युग्मक को हमने शुक्राणु बोला, अंडाणु बोला, और नर युग्मक को शुक्राणु। तो अब एक एक करके हम पढ़ेंगे इसमें कि अंडाणु का निर्माण कैसे होता है और शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम नर युग्मक के बारे में जानेंगे कि नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है। तो नर युग्मक शुक्राणु जो होता है वह नर जननांग वृषण, यहाँ आपको हम एक फिगर छोटा सा दिखाया है, नर जननांग, नर के प्रमुख जननांग जो है वृषण, इसी में ये शुक्राणु का निर्माण होता है। आप यहाँ जब यहाँ आप देखोगे तो यहाँ बताया जाता है कि जो नर जनन तंत्र में प्रमुख जननांग है वो वृषण, वृषण में लगभग 250 खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं? 250 खंड। और ये एक वृषण का है, प्रत्येक 2 वृषण होते हैं। दोनों वृषण में 250 खंड होते हैं और 250 खंड में उन प्रत्येक खंडों में 2 से 3 नलिकाएं होती हैं। 2 से 3 नलिकाएं, उन्हीं नलिकाओं को शुक्रजन नलिका बोला जाता है। उसी शुक्रजन नलिका को अगर हम लेंगे, अगर इस तरह से एक नली हम लेते हैं और इस नली को काट दें अगर हम, तो यहाँ 2 भाग ऐसे तैयार हो जाते हैं। और इन 2 भागों में आप देखोगे, मान लो ये एक भाग बन गया, इसी में 2 प्रकार की टोटल हमारी कोशिकाएं होती हैं। और ये दोनों कोशिकाएं आपस में एक दूसरे का सहयोग कर शुक्राणु का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण? शुक्राणु का, नर युग्मक का। अब इसमें दोनों कोशिकाओं में एक कोशिका का नाम होता है शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन कोशिका, और दूसरे का नाम होता है सर्टोली कोशिका। क्या नाम होता है? सर्टोली कोशिका। अब यहाँ आप देखोगे इन दोनों में, अब यहाँ थोड़ी सी हम और पहले चल रहे हैं और पहले प्रक्रिया में कि ये कहाँ से आरंभ होता है। सर्वप्रथम जब कोई भी नर किशोर अवस्था में पहुंचता है, किस अवस्था में? किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में जब कोई भी नर पहुंचता है तो उसके मस्तिष्क के हाइपोथैलस से, उसके मस्तिष्क के हाइपोथैलस जो होता है वह मस्तिष्क के साइड में गड्ढे का रूप होता है हड्डी में, स्फेनाइड के हड्डी में, और वहीं पे ये हाइपोथैलस होता है। और इस हाइपोथैलस में जो ये गोनेडो रिलीजिंग हार्मोन होता है, गोनेडोट्रॉपिज्म रिलीजिंग हार्मोन GnRH, ये हार्मोन स्रावित होता है। और इसमें जब वृद्धि होती है तो पीयूष ग्रंथि, ये भी मस्तिष्क में ही पीयूष ग्रंथि भी होता है, और ये पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसका नाम है, शॉर्ट नाम है LH, ल्यूटिनाइजिंग LH हार्मोन, और दूसरा एक और हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको बोलते हैं शॉर्ट में FSH। ये सब क्रिया किशोर अवस्था के आरंभ होने पर शुरू होती है। जैसे ये दोनों हार्मोन LH और FSH, ये दोनों हार्मोन जब स्रावित होते पीयूष ग्रंथि से तो ये सीधा वृषण में पहुंचते, और जब वृषण में आते हैं तो यहाँ जो 2 कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को वो प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पे एक कोशिका है शुक्रजन कोशिका,
और ये दोनों कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? शुक्रजन नलिका में। तो एक हो गई शुक्रजन कोशिका, इसको प्रेरित करता है LH हार्मोन। कौन हार्मोन? LH हार्मोन, ठीक है। और दूसरे को सर्टोली कोशिका को प्रेरित करता है FSH हार्मोन। इन दोनों के प्रेरण से शुक्रजन कोशिका शुक्राणु निर्माण प्रक्रिया शुरू करती है और सर्टोली कोशिका इस शुक्राणु निर्माण में मदद करती है। किसको? शुक्रजन कोशिका को। ओके, अब शुक्रजन कोशिका को, इसके बाद से आप यहाँ ये शुक्रजन जो कोशिका है इसको LH हार्मोन जब प्रेरित करती है तो ये शुक्रजन कोशिका में सबसे पहले समसूत्री विभाजन होता है। वह विभाजन जिसमें किसी भी सेल के गुणसूत्रों की संख्या दो अन्य सेल जब नए बनते हैं तो उनमें भी समान संख्या में जाए। यानी कि अगर ये 2n है, यानी कि इसमें 46 गुणसूत्र है, तो इसमें भी कितने गुणसूत्र आएंगे? 46 ही गुणसूत्र आएंगे। यानी ये सेल भी 2n ही होगा, दोनों द्विगुणित ये सेल कहलाते हैं, ठीक है। और ये भी सेल द्विगुणित है। इनमें कौन विभाजन हो रहा है? समसूत्री विभाजन। इन समसूत्री विभाजन से अनेक सेल तैयार होते हैं। अब ये अनेक सेल जो होते हैं, ये सेल बृहद रूप में थोड़े बड़े होकर और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, इन्हीं में से कई सेल अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित सेल को तैयार करते हैं। यानी अगुणित सेल का अर्थ होता है अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित सेल बनते। अगुणित सेल का मतलब होता है कि अगर यहाँ 2n है, यानी टोटल 46 गुणसूत्र है, जो अगला सेल बनेगा अर्धसूत्री विभाजन से, इस सेल में कितने कितने गुणसूत्र आएंगे? आधे आधे, यानी 23 गुणसूत्र आएंगे। तो यहाँ पे ये दोनों जो सेल बन रहे हैं, एक सेल से दो सेल, ये दोनों सेल अगुणित सेल हैं और यही सेल फिर से अर्धसूत्री समसूत्री विभाजन होते हैं और समसूत्री विभाजित होकर और यह शुक्राणु रूप धारण करते हैं। यही शुक्राणु बनते हैं और ये शुक्राणु इन्हीं नलिकाओं में तैयार होते हैं, ठीक है। आप फिर से एक बार इसको दोहरा दे रहे हैं। शुक्रजन कोशिका LH हार्मोन द्वारा प्रेरित होती है और सर्टोली कोशिका FSH हार्मोन द्वारा प्रेरित होकर इसको शुक्राणु निर्माण करने में शुक्रजन कोशिका को मदद करती है। यहां से आप देखोगे कि यह जो कोशिका है शुक्रजन कोशिका, वह द्विगुणित कोशिका है और इस द्विगुणित कोशिका में समसूत्री विभाजन जब होता है तो ये अनेक द्विगुणित कोशिकाएं तैयार करती है और इन्हीं कोशिकाओं में कुछ कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित सेलों का निर्माण करते और यही सेल फिर से समसूत्री विभाजन द्वारा अनेक अगुणित सेलों का निर्माण करते हैं, जिससे ये सेल अगुणित आगे चलकर शुक्राणु रूप धारण कर लेते हैं। ये सभी शुक्राणु हैं हमारे और ये शुक्राणु इसी तरह से होते हैं, ठीक है। और ये सभी शुक्राणु वृषण के शुक्रजन नलिकाओं में तैयार होते हैं और यहां से फिर अधिवृषण में पहुंचते और अधिवृषण से शुक्रवाहिनी नली द्वारा होते हुए शुक्राशय में पहुंच जाते हैं। तो ये आज का वीडियो इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और अगला हम टॉपिक पढ़ाएंगे इसके बाद शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की संरचना क्या होती है, तो आप लोगों के लिए एक आध क्वेश्चन है, आप नोट कर लो, ऐसे लिखना बनाना। क्वेश्चन हमारा होगा, सर्टोली कोशिका को कौन हार्मोन प्रेरित करता है? पहला क्वेश्चन, सर्टोली कोशिका को कौन हार्मोन प्रेरित करता है? दूसरा क्वेश्चन, नर युग्मक कहां बनते हैं? नर युग्मक कहां बनते हैं? अगला हमारा क्वेश्चन है, LH हार्मोन किस कोशिका को प्रभावित करती है? बस इतना ही।